नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे बागवानी में विविधीकरण और इसके जरिए सफल होते किसानों के बारे में, और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाएं किस तरह कामयाब हो सकती हैं। लेकिन पहले देखते हैं खबरें खेती की। खाद्य मंत्री ने कहा, देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद। मसाला पार्कों की स्थापना से मसाला निर्यातकों को मिलेगी मदद। दाल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें राज्य सरकारें। खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी होने की संभावना। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने चीनी आयात किए जाने की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं हो पाएगी। देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि केंद्र के पास चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। ऐसी दशा में देश को चीनी आयात किए जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री पासवान ने हाल ही में कुछ संगठनों द्वारा देश में चीनी की कमी होने पर चीनी के आयात की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि चालू चीनी सीजन 2015-16 की शुरुआत के समय देश में पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक 90 लाख टन था। चालू सीजन में 253 लाख टन चीनी उत्पादित होने का अनुमान है। देश में चीनी की खपत करीब 255 लाख टन रहने का अनुमान है। ऐसी दशा में देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा। छोटे किसानों और व्यापारियों को मसाला उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के लिए देश के कई हिस्सों में बनने वाले मसाला पार्कों से काफी मदद मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पिछले काफी समय से देश में मसाला पार्कों की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। इन मसाला पार्कों की स्थापना से देश के मसाला निर्यातकों को मदद मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के अनुसार छोटे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों की मदद के लिए देश में मसाला पार्कों की स्थापना का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्रीय मसाला बोर्ड ने देश के कई हिस्सों में मसाला पार्क का निर्माण कराया है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में मसाला पार्क बना रहा है। इन पार्कों के अगले साल तक शुरू हो जाने की संभावना है। इन पार्कों के बनने से किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों को अपना माल एक ही जगह पर प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। केंद्र सरकार ने दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे दाल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। केंद्र सरकार ने दालों की आपूर्ति बढ़ाने और दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे दाल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। सरकार ने ये कदम दालों की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार दालों की कीमतों पर लगातार निगरानी रख रही है। हाल के दिनों में जमाखोरी के कारण दालों की बढ़ी कीमतों का हवाला देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जमाखोरी के कारण ही दालों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी, जिसे लेकर सरकार सतर्क है। सरकार घरेलू बाजारों में दालों की आपूर्ति बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने 50,000 टन दालों का एक बफर भंडार तैयार किया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस साल तिलहन उत्पादन में कमी आने की संभावना के कारण वर्ष 2016-17 में खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल तिलहन फसलों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी आने की संभावना के कारण सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2016-17 में खाद्य तेलों के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। अगले वर्ष के दौरान क्रूड पाम तेल का आयात 63 लाख टन से घटकर 47 लाख टन रह सकता है, जबकि रिफाइंड पाम तेल का आयात 25 लाख टन से बढ़कर 40 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। सरकार द्वारा रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद रिफाइंड तेलों के आयात में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ी भागों में बारिश के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। देश के मैदानी भागों पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भागों सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने और कुछ भागों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। और यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि में सफल होते किसानों के बारे में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान दिन प्रतिदिन सभी क्षेत्र में बढ़ रहा है। स्वाभाविक है, इसमें कृषि भी शामिल है। आज खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाएं किस तरीके से व्यावसायिक तौर पर सक्षम हो सकती हैं, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाएं अपनी सक्रिय भागीदारी से न केवल आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि क्षेत्र की दूसरी महिलाओं को प्रगति की ओर बढ़ा रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से रूबरू करते हैं जिन्होंने शुरुआती दिक्कतों की परवाह न करते हुए अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया और प्रगति की ओर बढ़ते हुए देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से भी सराहना प्राप्त की। दिल्ली से सटे नजफगढ़ क्षेत्र की रहने वाली कृष्णा यादव बुलंदशहर से निकलकर शहर पहुंची तो उन्होंने कुछ नया कर गुजरने का सोचा। मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। काम की तलाश में दिल्ली आई और दिल्ली में आके एक फार्म हाउस पे काम मिला मुझे। तो वहाँ से हमें इसकी ट्रेनिंग का पता लगा तो हमने ट्रेनिंग ली कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से ट्रेनिंग लेके हमने अपना काम शुरू करा। तो हमने 1-1, 2-2 किलो से अचार मुरब्बे बनाने सीखे। तो 1-1, 2-2 किलो से हमने सीखे और बनाने शुरू करे। तो घर में ही मैं 1-2 किलो बनाती थी। तो बना तो लिए, अब उन्हें बेचने की हमारी दिक्कत आने लगी। बेचे कहाँ हम? तो बेचने का काम मेरे पति ने शुरू करा। एक
मेन रोड पे टेबल डाल के और उन्हें बेचने का काम शुरू करा। मेरे पति ने तो हमारा अचार बिकने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे 1-2 किलो बनाया हमने, वो भी बिक गया। फिर 4 किलो बनाया, वो भी बिक गया। अगली साल हमने 1 कुंटल बनाया, वो बिकने लगा धीरे धीरे। तो ऐसे हमें कई 6-7 साल हो गए करते हुए ये काम। फिर हमें करते करते मेरे पति कहने लगे अब तो ये बिक रहा है, हमारा अचार मुरब्बा बिक रहा है, तो हम फैक्ट्री क्यों ना लगा लें। तो हमने ऐसे ही धीरे धीरे फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री हमने किराए पे ज़मीन लेके फैक्ट्री लगाई और मैं कम से कम 70-80 तरह के अचार बनाती हूँ। अचार बनाती हूँ, मुरब्बे बनाती हूँ और एलोवेरा जूस, सारे जूस बनाते हैं। और ये हम घर में ही तैयार करते हैं। सारे साबुत मसाले, जैसे घर में हम सारे साबुत मसाले लाके और घर में दल के उन्हें तैयार करते हैं। और इसका क्वालिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं हम, साफ़ सफाई का, और इसमें मसालों का, तेल का, इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखते हैं। कोई इसमें वो नहीं डालते, हम केमिकल नहीं डालते। इसे नमक में चरा के और घर जैसे अचार तैयार करते हैं बिल्कुल। और इसका बनाने का काम पहले तो मैं ही करती थी, अब मेरे बच्चे और मैं करती थी और मेरे पति भी लगते थे। हम पूरा परिवार लग के करता था। और अब मेरे साथ 10-15 मैंने अपनी बहनें ले रखी हैं, तो वो भी मेरे साथ मेरी मदद करती हैं। और अब मैं बताती हूँ और वो करती हैं, उन पे कराती हूँ। मैं क्वालिटी का और इसका ध्यान रखती हूँ। जैसे मसाले मैं तैयार करूँगी सारे, और वो कटवाने का, बनाने का काम उनको करती हूँ मैं कि भाई तुम ये तैयार करो, ये माल तैयार करो। सारा माल मैं तैयार कराती हूँ। मैंने ये बेर का वो ले रखा है, बाग ले रखा है बेर के। उसमें फार्म हाउस में बेर लगे हुए हैं। बेरों में कोई भी चीज़ नहीं होती थी, उसमें पेड़ों के नीचे कोई भी चीज़ नहीं होती थी। तो हमने उसका पूसा से ट्रेनिंग लेके और उसमें एलोवेरा लगाया है। तो एलोवेरा लगा के उसमें हमें बहुत अच्छी आमदनी भी होती है। और पेड़ों के नीचे वो भी पेड़ भी अच्छे हो रहे हैं, उनके नीचे ज़मीन खाली नहीं रह रही, उसमें पेड़ भी हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं पौधे हमारे। और उससे हम एलोवेरा काट के लाते हैं, उसका जूस निकालते हैं। उसकी मार्केट में भी बहुत डिमांड है और ये फ़ायदा भी करता है। जैसे जोड़ों में दर्द है, फेस की चमक के लिए ये फ़ायदा करता है बहुत। मुझे हाल ही में अभी मुवाना गांव से सम्मानित किया गया और मुझे जगह जगह कई संस्थाओं से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया गया है और मंत्री जी ने भी सम्मानित किया है मुझे। प्रगति की गाथा लिखने वाली कृष्णा यादव आज प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। महिलाओं को इनसे प्रेरणा लेकर स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना चाहिए। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपके सपनों को पंख लगने से कोई नहीं रोक सकता। आइए दिखाते हैं आपको भी कृषि में सफल होते किसानों की प्रेरणा देने वाली ये कहानी। हाल के वर्षों में जो संतुलित आहार के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है वो है मशरूम, जिसे हिंदी में खुम्बी, संस्कृत में कुसुप्पा, गांव में कुकुरमुत्ता और अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं। मशरूम एक फफूंद है। इसे बिना मिट्टी या बालू के, गेहूं के भूसे और धान के पुआल पर उगाया जा सकता है। इसलिए ऐसे किसान जिनके पास अन्य फसलों को उगाने के लिए कम जमीन हो, वे मशरूम उगाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कर मशरूम का निर्यात कर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। विश्व में मशरूम की अनेक प्रजातियां खाने योग्य हैं, परंतु हमारे देश में 4 प्रजातियों का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर हो रहा है।
सफेद बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम, धान के पुआल का मशरूम, दूध चट्टा मशरूम। अगर किसान किसी वस्तु की विशेषता के बारे में जान ले तो उसकी फसल को उगाने के साथ उसकी मार्केटिंग करना आसान हो जाता है। जैसे मशरूम की बात करें तो इसके पौष्टिक भोजन होने के पीछे कई कारण हैं। इसमें विटामिन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा कैल्शियम और खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक पौष्टिक आहार है। इसमें न केवल पौष्टिकता है बल्कि इसका सेवन सेहत के लिए, खासकर हृदय रोग, खून की कमी तथा बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होता है। यदि हम मशरूम उत्पादन की बात करें तो ये हमारे देश के किसानों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद है। इसका किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति उत्पादन कर सकते हैं। ये कृषि अवशेषों को उपयोग करने का अच्छा साधन है। इसकी खेती के लिए अधिक जगह की आवश्यकता न होने के कारण कम जगहों पर छोटे किसान भी इसका उत्पादन कर सकते हैं और बड़ी जगह होने पर बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ऐसे ही मशरूम की विशेषता से प्रभावित होकर दिल्ली के तिगीपुर गांव के निवासी कुणाल गहलोत ने मशरूम उत्पादन का फैसला किया। उन्हीं से जानते हैं कि मशरूम उत्पादन का उनका अनुभव कैसा रहा। पिछले 6-7 साल से मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ और इसकी जानकारी मुझे जनकपुरी से हुई, जनकपुरी NHRDF वगैरह से। और उसके बाद मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली 1 साल के लिए, और उसके बाद हैक से मैंने ट्रेनिंग ली और तब मैंने इसको स्टार्ट किया मशरूम को। पहले इसको बहुत छोटे लेवल पे लगाया हमने और इसका कंपोस्ट वगैरह सब वहीं से हमें मिला टनल से, और वहीं से हमने बनवाया और लेके आए हम लोग यहाँ पे लगाया और इसमें हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए अच्छे स्केल पे, आज हम काफ़ी अच्छे स्केल पे इसको लगाते हैं। करीब करीब 1000 मन तूड़े में लगाते हैं इसको और इस पे हमारा खर्च हो जाता है 6 से 7 लाख और हमको 5-6 लाख रुपए इस पे बच जाते हैं। 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम इसमें आ जाती है। अगर रेट अच्छा रहे तो और भी ज़्यादा हमें इसमें बच जाते हैं। इसमें पहले तो सबसे पहले हम जो हमारा गेहूं का तूड़ा होता है इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसी को ला करके वेस्ट होता है ये, इसको कंपोस्ट तैयार करते हैं। अब हमने उसकी भी ट्रेनिंग ले ली है। कंपोस्ट तैयार यहीं पे अपने पास ही करते हैं। कंपोस्ट तैयार करने के बाद में उसको इस तरह के बेड बना करके बांसों से ये सब उससे लकड़ी के और उससे बनाया हुआ है, रस्सी से इसको बांध रखा है। इस तरह से एक थोड़ी जगह पे बहुत सारी ईल्ड ले सकते हैं, क्योंकि बेड बना रखे हैं। एक स्टेप वाइज एक ही जगह पे 4 लेयर हो गई ज़मीन की, 1 2 3 4। तो थोड़े स्पेस में बहुत ज़्यादा हम लोग इसको निकालते हैं। इसमें पहले कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट को इस पे डाल के बेड पे पॉलीथीन लगा के उसके 15 दिन बाद केसिंग करते हैं गोबर की खाद की, गली हुई खाद की, और उससे 15 दिन के बाद में बटन मशरूम पैदा होना शुरू हो जाता है। 1 महीने में, मतलब 2 महीने का प्रोसेस है। 1 महीने में कंपोस्ट तैयार होता है, 1 महीने में बटन मशरूम आना शुरू हो जाता है। पूरे 60 दिन में ये आ जाता है और करीब करीब फिर ये चलता है हमारा अक्टूबर लास्ट से मार्च लास्ट तक। इसकी अब बहुत बड़ी मार्केट हो गई है। पहले तो बहुत कम लेवल पे ये बिकता था, लेकिन अब इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हम लोग भी अभी पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। इसकी बिक्री सारी ज़्यादातर हम आज़ादपुर मंडी में करते हैं, वहाँ पे ये हमारी अच्छे रेट में जाती है। पैकेजिंग वगैरह हम यहीं से करके भेजते हैं।
200 ग्राम की पैकिंग जो है हमने पैकेजिंग वगैरह यहीं से करके भेजते हैं पेटियों में, और काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है आगे आने वाले टाइम में। और अगर हमें गवर्नमेंट में सहायता हमें काफ़ी मिली इससे, गवर्नमेंट की, जैसे नाबार्ड से और अपने जनकपुरी सेंटर से और KVK उज्ज्वा से, और हम लोग इसको सीखने के लिए एक बार इसका और ज़्यादा जानकारी के लिए बेंगलोर भी गए देखने के लिए कि किस तरह से मशरूम उगाते हैं, क्या करते हैं। सामान्यतः किसान व्यावसायिक तौर पर उन्हीं फसलों को उगाना पसंद करते हैं जिनके आसपास बाजार हो और मार्केटिंग की समस्या न हो। ऐसे में मशरूम की खेती खासकर महानगरों से सटे क्षेत्रों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि समुचित प्रशिक्षण लेकर किसान मशरूम उत्पादन करें तो अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत का बागवानी उत्पादन वर्तमान में लगभग 280 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक हो गया है। इससे न केवल छोटे और सीमांत किसानों को समृद्धि प्राप्त हुई, अपितु राष्ट्र को खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा भी प्रदान की है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह बागवानी उत्पादन में भी सफल होते किसान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कभी मक्के का बहुतायत से प्रयोग करने वाले आजकल कच्चे मक्के अर्थात बेबी कॉर्न का प्रयोग करने लगे हैं। प्रयोग बढ़ने से बेबी कॉर्न की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेबी कॉर्न का प्रयोग करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और पशुओं को पर्याप्त चारा भी मिल जाता है। शुरुआती समय में बेबी कॉर्न को घाटे का सौदा मानने वाले हरियाणा के सोनीपत जिले के अटेरना गांव निवासी कमल सिंह चौहान के लिए बेबी कॉर्न की खेती न केवल फायदे की फसल बनकर उनके लिए वरदान बन चुकी है, बल्कि पूरे गांव के किसान इसे बोकर बेहतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैंने 1997 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की और उसके बाद दिल्ली की मार्केट में हम बेचते रहे, परंतु मंडी में कई बार बेबी कॉर्न सस्ती हो जाती थी। इसलिए हमने अपने माल को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रोसेस यूनिट लगाई खुद की, जिसमें हम सारे पूरे गांव के जो किसान बेबी कॉर्न की खेती करते हैं उनसे फसल खरीद कर प्रोसेस कर कर दिल्ली मार्केट में बेचते हैं। एक साल में बेबी कॉर्न की तो वैसे हमारे गांव में 800 एकड़ के लगभग खेती होती है, परंतु हमने किसानों को जो है न्यूनतम मूल्य दिया हुआ है। हम 45 रुपये किलो बेबी कॉर्न खरीदते हैं किसानों से, और जब जो है बेबी कॉर्न महंगी होती है तो आज़ादपुर मंडी में किसान समूह में बेचते हैं। कमल सिंह चौहान ने बेबी कॉर्न की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर इसका व्यावसायिक उत्पादन कर लोगों को इसका उत्पादन करने के लिए दिशा दी है। कैनिंग में हम किसानों को, हमने जो कैनिंग यूनिट लगाई है वो अपने किसानों को एक न्यूनतम मूल्य देने के लिए लगाई है, ताकि किसान जब सस्ता हो, किसानों का माल फेंकना ना पड़े, वो प्रोसेस में आ जाता है और इससे किसानों को सपोर्ट मिलता है और हमें भी इसमें 1 रुपया प्रति डिब्बा के करीब बचत हो जाती है। बेबी कॉर्न की खेती करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान को हरे चारे के लिए अलग से खेती नहीं करनी पड़ती। चारे के लिए गांव के किसानों ने पशु रखे हुए हैं। बेबी कॉर्न के बाद में चारा इसका अच्छी क्वालिटी का चारा होता है जो पशुओं को सभी किसान खिलाते हैं और इससे पशुओं का स्वास्थ्य सुधरा है और दूध की मात्रा बढ़ी है। कमल सिंह चौहान बेबी कॉर्न को छीलकर इसे ग्रेडिंग के द्वारा अलग अलग करके प्रोसेसिंग कराने के बाद डिब्बा बंद पैकिंग में मार्केट में भेजते हैं, जिससे उन्हें इसका अच्छा लाभ मिलता है। बेबी कॉर्न की खेती से न केवल श्री चौहान खुश हुए हैं, बल्कि इन्होंने गांव के दूसरे किसानों को भी खुशहाल बनाया है। इनका कहना है कि बेबी कॉर्न की खेती करो, पशुओं का स्वास्थ्य सुधारो, पैसा कमाओ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। कृषि से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।